हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर चैनल ग्राउंडेड टू ग्रो। तो कल जैसे कि हमने चैप्टर 7 डायरेक्टिंग में जो टॉपिक बीच में छोड़ा था वो था लीडरशिप। आज हम लीडरशिप को पूरा करेंगे और साथ ही साथ जो फोर्थ एलिमेंट है दैट इज कम्युनिकेशन, उसको भी स्टार्ट करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। लीडरशिप में आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे क्वालिटीज ऑफ अ गुड लीडर। मतलब जो लीडर या जो इंडिविजुअल हमारे ग्रुप को लीड कर रहा है उसमें क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए ताकि हम उसे गुड लीडर कह सकें। ये कुछ क्वालिटीज़ हैं, इसके अलावा भी डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन हर एक इंडिविजुअल की या हर एक ग्रुप की अलग अलग क्वालिटीज़ हो सकती है गुड लीडर के लिए। दीज आर सम जनरल वर्ड्स। फर्स्ट है फिजिकल फीचर्स। बेसिकली अगर जो हमारा लीडर होगा वो फिजिकली स्ट्रॉन्ग बिल्ड का होगा तो उसको देखते ही ऐसी वाइब्स आएंगी ऑब्वियसली जो ग्रुप के मेंबर्स हैं कि येस ही इज़ आवर लीडर। अगर हमारा जो लीडर है वो लीन होगा या फिर ओल्ड होगा, फेस में उसकी कॉन्फिडेंस नहीं होगा, तो जो उसका ग्रुप होगा वो भी लेथार्जिक इन नेचर ही होगा। नेक्स्ट पॉइंट है नॉलेज। ऑब्वियसली जिसको हमने ग्रुप को लीड करने के लिए लीडर बनाया है उसके पास नॉलेज होनी चाहिए उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड या फिर जिस भी सिचुएशन के लिए उसे लीडर बनाया गया है। नेक्स्ट है कम्युनिकेशन। बेसिकली जिसे लीडर बनाया गया है उसे अपने ग्रुप के साथ गुड कम्युनिकेशन स्किल्स मेंटेन करके रखनी चाहिए। उसे अपनी बात को किसी दूसरे को, अपने ग्रुप की जो मेन बात वो कहना चाहता है दूसरे को कन्वे करनी आनी चाहिए। एंड दैट्स ऑल्सो रिलेटेड टू सोशल स्किल्स। मतलब उसके रिलेशंस हर एक ग्रुप मेंबर के साथ अच्छे हो और दूसरे ग्रुप्स के साथ भी अच्छे रिलेशन को मेंटेन कर सके ताकि जब भी उसके ग्रुप को किसी की भी चीज़ की रिक्वायरमेंट हो तो वो उन्हें इजीली अवेलेबल हो पाए। नेक्स्ट है सेल्फ कॉन्फिडेंस। ऑब्वियसली अगर जो गुड लीडर है या जो लीडर है ग्रुप का वो अपने आप में कॉन्फिडेंट नहीं होगा तो वो ग्रुप को कैसे कॉन्फिडेंट फील करवा पाएगा। नेक्स्ट है मोटिवेशनल स्किल्स। जो लीडर है उसमें कॉन्फिडेंस अपने आप के लिए भी होना चाहिए, वो खुद भी मोटिवेटेड होना चाहिए गोल को अचीव करने के लिए और साथ ही साथ उसे स्किल्स भी आनी चाहिए कि कैसे अपने ग्रुप के मेंबर्स को मोटिवेट करना है गोल को अचीव करने के लिए। नेक्स्ट है डिसिसिवनेस। डिसिसिवनेस का मतलब होता है कि गुड लीडर जो है लीडर उसके पास ऐसी पावर होनी चाहिए या फिर उसके पास डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी या पावर होनी चाहिए। मतलब कि वो इतना प्रेजेंस ऑफ माइंड हो या फिर उसके पास इतनी अथॉरिटी हो कि जब भी ग्रुप के लिए कोई डिसीजन लेना हो वो ले सके। तो ये सारी थी कुछ गुड क्वालिटीज़ ऑफ अ लीडर। मतलब जो क्वालिटीज़ एक लीडर में होनी चाहिए ताकि वो अपने ग्रुप को आसानी से गोल अचीव करने में हेल्प कर सके। तो अब हम लीडरशिप जो थर्ड एलिमेंट है डायरेक्टिंग का उसका लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे दैट इज लीडरशिप स्टाइल्स। मतलब जो लीडर है वो कैसे अपने ग्रुप को लीड करते हैं उसके भी 3 अलग अलग तरीके के स्टाइल्स बताए गए हैं जो ये है ऑटोक्रेटिक लीडर, डेमोक्रेटिक लीडर एंड लाइसेंस फेयर और फ्री रेन लीडर। ऑटोक्रेटिक लीडर का मतलब होता है लीडर जो अथॉरिटेरियन या अथॉरिटिव इन नेचर हो। इन शॉर्ट इसका मतलब ये होता है कि जो लीडर है वो अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस को अपने ग्रुप मेंबर्स पे अथॉरिटेटिवली डालता है कि आपको ये फॉलो करने ही करने हैं। लाइक सपोज एक ऑर्गेनाइजेशन, एक ग्रुप है जिसमें जो ए लीडर है उसके अंदर उसके ग्रुप में 4 मेंबर्स हैं। ओके, ऑटोक्रेटिक लीडर वो तब होगा जब उसने कोई डिसीजन लिया और कहा कि आप चारों को इसे मानना ही मानना होगा, मैं आपकी कोई बात नहीं सुनूंगा, चाहे आपको कोई दिक्कत हो या कोई इस रूल से परेशानी हो, लेकिन आपको इस रूल को मानना ही होगा। दैट इज कॉल्ड ऑटोक्रेटिक लीडर। मतलब जो अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस को थोपता है या फिर अथॉरिटेटिवली अपने ग्रुप के मेंबर्स पे इम्पोज करता है। नेक्स्ट है डेमोक्रेटिक लीडर। डेमोक्रेटिक लीडर पार्टिसिपेटिव इन नेचर होते हैं, इसको डेमोक्रेसी से भी हम लिंक कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, अगर हम इसी एग्जाम्पल को देखें तो इसमें जब ए कोई डिसीजन लेता है या कोई रूल बनाने से पहले वो चारों से कंसल्ट करता है।
कि अगर हम ये रूल बना लें अपने ग्रुप के लिए तो इससे कोई डिसएडवांटेज या डीमेरिट या कोई नेगेटिव इम्पैक्ट तो नहीं होगा ना हमारे ग्रुप पे या हमारे प्रोजेक्ट पे। अगर कोई कहता है कि हाँ हो सकता है तो उसके उन्हें डिफरेंट वेज या डिफरेंट सॉल्यूशंस ढूंढने होंगे। इसका मतलब होता है कि जो डेमोक्रेटिक लीडर होते हैं, मतलब डेमोक्रेटिक लीडर की सिचुएशन में जो लीडर होता है वो अपने ग्रुप के मेंबर से कंसल्ट करके डिसीजंस लेता है, लेकिन ऑटोक्रेटिक में वो बिना किसी के कंसल्ट किए ही डिसीजंस ले लेता है। अब थर्ड आते हैं लाइसेंस फेयर ऑफ फ्री रेन लीडर। इसमें क्या होता है कि जो लीडर होता है वो कहता है कि तुम्हें जो डिसीजन लेने हैं लो, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ, मुझे तुम पे पूरा विश्वास है, तुम अपने मर्जी से काम कर सकते हो, लेकिन मैं जब भी कोई एसेंशियल डिसीजन लेना होगा या फिर कोई ऐसी सिचुएशन आ गई जिसमें मुझे तुम्हें गाइड करना होगा तो ही मैं लीडर का रोल प्ले करूँगा, वरना आप सब अपनी अपनी ड्यूटीज़ अपने हिसाब से परफॉर्म कर सकते हो। इन शॉर्ट फ्री रेन लीडर का मतलब क्या होता है? फ्री रेन मतलब कोई राजा नहीं है, सब अपने आप को राजा समझ सकते हैं। हालांकि ये जो लीडर है वो तब उभर के आता है जब कोई एसेंशियल डिसीजन लेना हो ग्रुप के लिए या फिर पूरे ग्रुप को गाइडेंस की ज़रूरत हो लीडर की, तब ही ये जो लीडर है ये अपनी पोजीशन को यूज़ करता है, वरना हर कोई ग्रुप का मेंबर अपने अपने हिसाब से काम करता रहता है। इसे कहते हैं लाइसेंस फेयर ऑफ फ्री रेन लीडर। तो ये थे 3 लीडरशिप स्टाइल्स। फर्स्ट ऑटोक्रेटिक, जिसमें जो इंडिविजुअल है वो अपने रूल्स को इम्पोज करता है। डेमोक्रेटिक में वो सबके डिसीजंस को कंसल्ट करके डिसीजन लेता है, और फ्री रेन में सब अपने डिसीजन लेते हैं until there is a very much requirement of the leader's decision or of the leader. So now we will start with the last element of directing, that is communication. कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है? जब हम किसी इंडिविजुअल से बात करते हैं, अपने अपने आइडियाज़, अपने अपने व्यूज़ एक्सचेंज करते हैं ताकि हम एक दूसरे को अच्छे से समझ पाएँ। एंड दैट इज़ व्हाट इज़ इन द डेफिनेशन। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ एंड क्रिएट्स अंडरस्टैंडिंग। मतलब कम्युनिकेशन एक प्रोसेस होता है जिसमें हम अपने आइडियाज़ को एक्सचेंज करते हैं, जिसकी वजह से अंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो पाती है। अब कम्युनिकेशन प्रोसेस क्या होता है ये हम इस डायग्राम के थ्रू समझेंगे। बेसिकली सेंडर सपोज मैं हूँ, मेरे को अपने एक फ्रेंड को एक मैसेज देना है, तो मैंने उसके लिए मैसेज लिखा। लाइक सपोज मैं उसे व्हाट्सएप के थ्रू भेज रही थी, तो मैंने मैसेज टाइप किया। तो लाइक मैंने फिर जब उसको मीडिया यानी कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू सेंड किया तो वह एनकोड हो गया। लाइक सपोज हमारी हम दोनों फ्रेंड्स की, वी आर बेस्ट फ्रेंड्स, हमारी एक कोड लैंग्वेज है। जैसे कि अगर हमें बाय बोलना होता है तो हम उसको बोलते हैं कि लाइक ओके हैव डिनर, हम ये बोलते हैं कि हमें अगर बोलना है बाय, सो वी विल से ओके बाय, ओके हैव डिनर। तो मैंने उसको भेज दिया ओके हैव डिनर बाय की जगह, तो जो मीडिया था उसने उसको भेज दिया वो ही मैसेज ओके हैव डिनर। तो जो रिसीवर था यानी कि जो मेरा बेस्ट फ्रेंड था, उसे तो पता है कि ओके हैव डिनर का मतलब क्या है बाय, उसने उसे डिकोड कर लिया। मतलब जो वो मैसेज एक दूसरी चीज़ का मतलब था, लेकिन हमारे लिए वो एक अलग मतलब को रिप्रेजेंट करता है। लाइक सपोज हैव डिनर का मतलब क्या होता है कि खाना खा लो, डिनर कर लो, लेकिन हमारे केस में उसका मतलब क्या था बाय। तो जब मैंने मैसेज के थ्रू से हैव डिनर भेजा तो क्या हैव डिनर का मतलब एक्चुअली में डिनर करना था? नहीं, उसका मतलब था बाय। मतलब कोई ऐसा मैसेज हमने भेजा जिसका एक्चुअल मीनिंग उस मैसेज से डिफर करता है, तो उसका मतलब हो गया एनकोड। ओके, अब वो मीडिया के थ्रू जब उसके पास गया, रिसीवर को तो पता है कि उसको चेंज कैसे करना है, मतलब उस वर्ड का मतलब एक्चुअल में ये नहीं बल्कि ये है, तो उसने हैव डिनर को डिकोड किया बाय में।
मतलब उसको उसकी नॉर्मल भाषा में समझा कि हैव डिनर एक्चुअल में है क्या, इट्स बाय। रिसीवर को मिल गया मैसेज हमारा, तो उसने क्या किया, फीडबैक या फिर रिप्लाई भेजा सेंडर को। तो ये होता है हमारा कम्युनिकेशन प्रोसेस। लाइक मैं किसी इंडिविजुअल से बात कर रही हूँ, मैंने उसे एक चीज़ बोली, ज़रूरी नहीं है कि वो जो सामने खड़ा है, चाहे हमने नॉर्मल लैंग्वेज में बोला, ज़रूरी नहीं कि वो सामने वाले को समझ आए, क्योंकि हर इंडिविजुअल की किसी भी एक इंडिविजुअल के साथ जब वो बात करता है, कम्युनिकेट करता है, तो एक अलग लैंग्वेज होती है जिसको हम एनकोड डिकोड के थ्रू करते हैं। और फिर रिसीवर जब फीडबैक या रिप्लाई करता है सेंडर को उस मैसेज का, तब ये कम्युनिकेशन का प्रोसेस फिनिश होता है। और इसमें साथ में नॉइज़ बीच बीच में चलती रहती है, मतलब नॉइज़ एक्ट्स लाइक अ बैरियर इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस। लाइक सपोज मेरे सामने जो इंडिविजुअल खड़ा है, जो मेरा फ्रेंड खड़ा है, मैं उससे बात कर रही हूँ, लेकिन वहाँ पे एट अ हायर वॉइस लाउड स्पीकर इज ब्लेयरिंग। सो उसकी वजह से क्या जो मैं बोल रही हूँ वो प्रॉपरली पहुँच पाएगा मेरे फ्रेंड तक, माइट भी ना पहुँच पाए। तो इसीलिए नॉइज़ को बहुत बड़ा कम्युनिकेशन बैरियर कहा जाता है। ये था कम्युनिकेशन एंड कम्युनिकेशन प्रोसेस के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन। अभी हमने पढ़ा कम्युनिकेशन क्या होता है और उसका प्रोसेस क्या होता है। तो अब हम पढ़ेंगे कि कम्युनिकेट करना, किसी भी इंडिविजुअल के साथ कम्युनिकेशन बना के रखना क्यों इम्पॉर्टेंट होता है। तो ये कुछ पॉइंट्स है इम्पॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन के। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट है डिसीजन मेकिंग। बेसिकली अगर हम किसी इंडिविजुअल के साथ कम्युनिकेट करते हैं तो हमने डेफिनेशन में पढ़ा कि इट हेल्प्स इन एक्सचेंजिंग ऑफ व्यूज़ एंड क्रिएट अंडरस्टैंडिंग। बेसिकली अगर अंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो पाएगी किन्हीं भी दो इंडिविजुअल्स के बीच में, तो जब कोई भी एक डिसीजन लेना होगा तो वो जो दोनों इंडिविजुअल्स हैं या जो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स हैं वो आराम से मिलकर डिसीजन ले पाएंगे, बिकॉज दे अंडरस्टैंड ईच अदर वेल एंड गुड। ओके, सो नेक्स्ट है मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। बेसिकली अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में जो एक इंडिविजुअल है वो अपने कलीग्स के साथ कम्युनिकेशन मेंटेन नहीं करेगा तो वो अपने आप को बोर्ड फील करेगा, वो अपने आप को अलोन फील करेगा इन द ऑर्गेनाइजेशन और उसका मन भी नहीं करेगा कि वो काम करे। लेकिन अगर वो अपने आसपास वालों से कम्युनिकेट करेगा तो उसे न्यू आइडियाज़ मिलेंगे, he would be able to have some entertainment as well, जो कि उसके लिए मोटिवेशन का काम कर सकते हैं, जिसकी वजह से एम्प्लॉयज़ जो है वो मोटिवेट हो पाते हैं। नेक्स्ट है स्मूथ फंक्शनिंग। बेसिकली इसमें स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन भी कह सकते हैं कि अगर जो एम्प्लॉयज़ हैं वो अपने आप में कम्युनिकेट करें, उनके अंदर एक दूसरे को अंडरस्टैंड कर पाएँ अगर एम्प्लॉयज़, तो वो जो भी कोई डिसीजन होगा या जो भी कोई काम करना होगा एम्प्लॉयज़ को, वो सब मिलजुल कर स्मूथली काम कर पाएंगे, जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन का जो भी काम है वो स्मूथली पूरा हो पाएगा। नेक्स्ट है इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी इंक्रीज। बेसिकली अगर अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स आर कम्युनिकेटिंग टुगेदर, तो जब वो अपने आइडियाज़ एक्सचेंज करेंगे, ऑब्वियसली हर कोई न्यू चीज़ ही सीखेगा, कोई न्यू आइडिया ही सीखेगा, जिसको वो अपनी लाइफ में अप्लाई करके अपनी इफ़ेक्टिवनेस और एफिशिएंसी को इंक्रीज़ कर सकते हैं। लास्ट पॉइंट है कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन। इसको हम डेफिनेशन से लिंक करते हैं कि कम्युनिकेशन क्रिएट्स अंडरस्टैंडिंग। अगर अंडरस्टैंडिंग क्रिएट होगी जो इंडिविजुअल्स ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन उनके बीच में मेंटेन हो पाएगा। तो ये जो पॉइंट्स थे इनके लिए मेमोरी टेक्निक है डीएन से कम्युनिकेशन बढ़ता। जैसे कि आजकल हम सब डायरेक्ट मैसेज करते रहते हैं अपने फ्रेंड्स वगैरह को, तो अगर हम उनको मैसेज करते रहते हैं चाहे वो कितनी भी दूर हो, तो भी हमारा उनसे जो लिंक है, जो कम्युनिकेशन लिंक है, वो टूटता नहीं है बल्कि और स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तो वैसे ही कम्युनिकेशन से क्या होता है, डीएन से कम्युनिकेशन बढ़ता। तो अब इसके हम पॉइंट्स को देख लेते हैं। डी से डिसीजन मेकिंग, एम से मोटिवेशन, एस से है स्मूथ फंक्शनिंग, ई स्क्वायर से इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी, एंड सी स्क्वायर से है कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन। तो ये थी इम्पोर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन, दैट इज डीएन से कम्युनिकेशन बढ़ता।
पढ़ा कि कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट क्यों होती है, अब हम ये पढ़ेंगे कि कम्युनिकेशन कितने टाइप्स की होती है। बेसिकली कम्युनिकेशन कैन बी ऑफ टू टाइप्स, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। मतलब फॉर्मल तो जो हम अपनी रैंक के हिसाब से जिस ऑर्गेनाइजेशन में हम काम कर रहे हैं उस ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए जो टॉक हम या जो कम्युनिकेशन हम यूज़ करते हैं उसे फॉर्मल कहते हैं। और जो इनफॉर्मल होता है उसका मतलब जो हम अपनी ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए कम्युनिकेट करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे फॉर्मल कम्युनिकेशन के बारे में अच्छे से। फॉर्मल कम्युनिकेशन जो होता है वो दो तरीके से हो सकता है, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। मतलब वर्टिकल क्या होता है, ऐसे, तो ऐसे पोजीशन पे कौन होता है, यहाँ पे होता है सुपीरियर और यहाँ पे कौन होता है उसका जूनियर या सबॉर्डिनेट। तो अगर सुपीरियर जूनियर से कम्युनिकेट करे या फिर जूनियर सुपीरियर से कम्युनिकेट करे उसे हम वर्टिकल फॉर्म ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन कहते हैं। मतलब कोई भी दो डिफरेंट रैंक के पीपल अपने आपस में कम्युनिकेट करते हैं, चाहे वो इट फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम या फिर बॉटम टू टॉप, उसे कहते हैं वर्टिकल फॉर्म ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन। वहीं दूसरी तरफ है हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल का मतलब होता है ऐसे, जो एक लाइक सपोज इस पोजीशन पे एक मैनेजर है और इस पोजीशन पे एक मैनेजर है, लेकिन ये दोनों डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के हैं। तो जब एक ही पोजीशन पे रहने वाले दो एम्प्लॉयज़, चाहे वो सेम डिपार्टमेंट या डिवीज़न के हो या फिर डिफरेंट डिपार्टमेंट या डिसीजन के हो, जब वो आपस में कम्युनिकेट करते हैं सेम रैंक के, सेम पोजीशन के, तो उसे कहा जाता है हॉरिजॉन्टल फॉर्म ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन। वर्टिकल का मतलब सुपीरियर जूनियर जब आपस में कम्युनिकेट करते हैं आइदर फ्रॉम टॉप टू बॉटम और बॉटम टू टॉप। एंड हॉरिजॉन्टल का मतलब जब दो सेम रैंक के एम्प्लॉयज़ आपस में कम्युनिकेट करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड हॉरिजॉन्टल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फॉर्मल कम्युनिकेशन की नेटवर्क्स कैसे क्या क्या होते हैं। बेसिकली इसका मतलब है कि जो फॉर्मल कम्युनिकेशन हो रही है सुपीरियर और सबॉर्डिनेट्स के बीच में, वो किस तरीके से फ्लो कर सकती है। तो इसमें हमारे पास 5 नेटवर्क हैं जिनको हम डेफिनेशन के थ्रू नहीं बल्कि डायग्राम के थ्रू समझेंगे तो हमें बहुत इजीली समझ आ जाएंगे। फर्स्ट है व्हील नेटवर्क। व्हील कैसे होता है, जिसमें बीच में एक पोर्शन होता है और फिर एक बड़ा सा टायर होता है जो रिंग्स से कनेक्टेड होता है, राइट, ऐसा ही होता है। तो इसमें हम क्या मान रहे हैं, जो बीच में है वो है सुपीरियर और जो नीचे है वो है सबॉर्डिनेट्स। ये सारे जो है वो है सबॉर्डिनेट्स। तो व्हील नेटवर्क में क्या होता है कि जो सुपीरियर है वो सारे सबॉर्डिनेट्स के साथ कम्युनिकेट करता है। मतलब सारे सबॉर्डिनेट्स जो है वो सुपीरियर से ही कम्युनिकेट करते हैं व्हील स्ट्रक्चर ऑफ नेटवर्क के अंदर। तो अभी हमने पढ़ा कि फर्स्ट नेटवर्क जो होता है वो होता है व्हील, जिसमें जो सुपीरियर है वो सारे सबॉर्डिनेट से कॉन्टैक्ट या कम्युनिकेट करता है। नेक्स्ट है इन्वर्टेड वी नेटवर्क। इन्वर्टेड वी का मतलब हमने ये उल्टा वी बनाया, जिसमें क्या होता है कि जो जूनियर या सबॉर्डिनेट्स होते हैं वो एक तो अपने सीनियर के साथ तो कम्युनिकेट कर ही सकते हैं, साथ ही साथ जो उनके डायरेक्ट सीनियर या बॉस हैं उसके बॉस के साथ भी कम्युनिकेट कर सकते हैं। मतलब इन्वर्टेड वी स्ट्रक्चर में क्या होता है कि जो जूनियर या सबॉर्डिनेट्स हैं वो अपने बॉस के साथ साथ उनका जो बॉस है उसके साथ भी कम्युनिकेट कर सकते हैं। मतलब दे कैन कॉन्टैक्ट देयर इमीडिएट बॉस एंड द बॉस ऑफ देयर बॉस इन द इन्वर्टेड वी नेटवर्क। नेक्स्ट है फ्री फ्लो। फ्री फ्लो का मतलब हम नाम से समझ सकते हैं कि कोई भी किसी के साथ भी कम्युनिकेट कर सकता है। ऐसा नहीं है कि सुपीरियर सिर्फ सुपॉर्डिनेट के साथ करेगा या फिर वो सिर्फ 2 सुपीरियर्स तक ही कम्युनिकेट करेगा। फ्री फ्लो में कोई भी किसी के साथ भी कम्युनिकेट कर सकता है।
दो लास्ट फॉर्म्स ऑफ नेटवर्क है फॉर्मल कम्युनिकेशन के, वो है चेन एंड सर्कुलर। अभी तक हमने पढ़े व्हील, इन्वर्टेड वी एंड फ्री फ्लो। तो फोर्थ है चेन। चेन बेसिकली क्या होता है कि इसमें एक सिंगल चेन होती है जिसके थ्रू कम्युनिकेट किया जाता है। मतलब जो सुपीरियर है वो अपने सबऑर्डिनेट को बताता है इंफॉर्मेशन या फिर कम्युनिकेट करता है, और जो ये इस पोजीशन पे जो है वो अपने सबऑर्डिनेट को बताता है, और जो इस पोजीशन पे है वो अपने सबऑर्डिनेट को बताता है। ऐसे सिंगल चेन में ये नेटवर्क फॉलो किया जाता है। अब लास्ट है हमारा जो फॉर्मल कम्युनिकेशन का नेटवर्क है, दैट इज सर्कुलर। सर्कुलर में क्या होता है कि जो एक एम्प्लॉय है वो एडजॉइनिंग जो दो एम्प्लॉयज़ है उनसे कम्युनिकेट कर सकता है। मतलब अगर जो ये वाला एम्प्लॉय है उसे इस वाले एम्प्लॉय के साथ कांटेक्ट करना है, कम्युनिकेट करना है, तो उसे या तो इसके थ्रू या फिर इसके थ्रू इस वाले के साथ कम्युनिकेट करना होगा, क्योंकि जो ये वाला एम्प्लॉय है वो एडजॉइनिंग जो टू है सिर्फ उन्हीं के साथ कम्युनिकेट कर सकता है। तो अभी जो हमने ये पांचों पढ़े जिनके नाम थे व्हील, इन्वर्टेड वी, देन फ्री फ्लो, देन चेन एंड देन सर्कुलर। तो ये जो पांचों है इसके लिए एक छोटी सी मेमोरी टेक्निक है, दैट इज वी इन फॉर्मल कम्युनिकेशन। मतलब हम लोग हैं फॉर्मल कम्युनिकेशन में। अब ये जो लाइन है इसी से हमारे सारे पांचों आ जाएंगे। W से व्हील, I से इन्वर्टेड वी, F से फ्री फ्लो एंड C से यहाँ पे C स्क्वायर है, मतलब चेन एंड सर्कुलर। तो ये थे 5 नेटवर्क्स फॉर्मल कम्युनिकेशन के। कल हम पढ़ेंगे इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के बारे में और उसके नेटवर्क्स को और आगे के चैप्टर के बारे में। Till then, do like our video and subscribe to our channel Grounded to Grow, and thank you.